सबसे पहले तो आप आ जाएं इमरान खान साहब के मामले में। उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा और उसमें एतजाज़ एहसन साहब आए। अब देखें ना, तोशा खाना का केस तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन अलकादर ट्रस्ट एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान की ISI ने सबसे पहले बनाया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ISI ने इमरान खान के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा खड़ा किया था कि जनाब इमरान खान को अब फंसाना है, उसको वजारत उज़्मा से हटाना है, इमरान खान को और इमरान खान की फैमिली को फिक्स करना है। तो पहला मुकदमा जो ISI ने बनाया था वो बनाया था अलकादर वाला। और उस वक्त जो जर्नलिस्ट जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर हुए थे मुख्तलिफ सोर्सेज से, उन्होंने जो सवालात उठाए थे मेरे समेत, उनका जवाब ISI के पास नहीं था। तो ये केस हमें पहले दिन से आइडिया था कि रद्दी की टोकरी में जाएगा और वही इसकी हालत है बेचारे केस की। अब सूरत हाल ये है कि 10वीं मरतबा ये केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 10वीं मरतबा नैब मैदान छोड़ के भाग गया। देखें, जज भी अपने हैं, केस भी अपना है, सबसे पुराना केस है, लेकिन फिर भी इस केस के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत सारे टाउटों ने गले फाड़ फाड़ के कहा कि जनाब ये करप्शन हो गई, वो करप्शन हो गई। मेरे ख्याल में नैब के प्रोसिक्यूटर्स को हटाकर इन टाउटों को लाकर अदालत में खड़ा किया जाए और कहा जाए कि साबित करो इमरान खान के खिलाफ ये केस ठीक है। ये नहीं वकील आगे आगे लग के भाग रहे हैं, महंगे तरीन वकील हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो केस लड़ ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमसे नहीं लड़ा जा रहा। वो हर मरतबा कोई नया बहाना कर देते हैं, उन्हें जुर्माने हो जाते हैं, फिर जुर्माना हो गया। अब इमरान खान के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड का केस और ट्रायल कोर्ट का फैसला इस कदर कमज़ोर है कि सज़ा सुनाने के 14 माह बाद भी नैब जो अपने मुंतखब जजेज हैं, अपनी मर्जी के जजेज हैं, उनके सामने भी अपने मुकदमे का दिफा नहीं कर पा रहा। एतजाज़ एहसन साहब नादरीन आए, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं और बीमारी के बावजूद आए। उन्हें बीमारी है, उनका अपने जिस्म पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता, उन्हें बोलने में भी दिक्कत रहती है। बहुत बुजुर्ग आदमी है, 80 साल के करीब उनकी उम्र है। तो एतजाज़ एहसन साहब आए। अब ऐसे शानदार आदमी, अदलिया के ऊपर इनका बड़ा एहसान भी है, इन्होंने अदलिया बहाली की तहरीक भी चलाई थी। तो एतजाज़ एहसन साहब आए इमरान खान साहब के लिए और उन्होंने अदालत के अंदर कोशिश की, लेकिन जजेस उठकर चले गए। जजेस ने बाकायदा कोई तारीख दी नहीं, तारीख के लिए कोशिश कर रहे थे, तारीख मांग रहे थे, एतजाज़ एहसन भी उन्होंने दी नहीं। फिर एतजाज़ एहसन साहब चले गए और जाकर वहाँ बैठ गए सेक्रेटरी के ऑफिस में और वहाँ उन्होंने दे दिया धरना। उन्होंने कहा जब तक चीफ जस्टिस से नहीं मिलवाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब चीफ जस्टिस को भी पता है, एजेंसियों को भी पता है कि एतजाज़ एहसन ने कहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर ये नहीं जाएंगे। फिर एतजाज़ एहसन साहब ने बाहर आके अनाउंस किया कि इमरान खान के केसेस के लिए तारीख मिल गई है, जिसका ऐलान इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इमरान खान मेरा दोस्त है, उसने मुझे बहुत कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने उनकी बहनों से खुद रब्ता किया, एतजाज़ एहसन ने कहा, और मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। यानी जब वो बात कर रहे थे ना एतजाज़ एहसन साहब, तब भी उनको दवाई खानी पड़ी है और डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि 6 दिन तक आपने रेस्ट करना है, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान के लिए अदालत में आए। लेकिन जजेस इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कब की तारीख देंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ चाहते हैं, जरदारी भी यही चाहते हैं, फजल रहमान की भी यही ख्वाहिश है, MQM भी यही चाहती है, ANP तो पहले दिन से यही चाहती है कि इमरान खान किसी तरह भी नीचे आ जाए। यानी जिस मुकाम पे वो खड़ा हुआ है कि मैं डील नहीं कर रहा, मैं डट गया हूँ यहाँ पे, मैं आसिम मुनीर के सामने हार नहीं मानूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, मैं मर जाऊँगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। तो ये जो बातें इमरान खान ने की हुई हैं, वो चाहते हैं इमरान खान इनसे नीचे उतरे। इमरान खान साहब नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे मेडिकल ग्राउंड पर दलाइल देने से रोक दिया है, तो मैं मेडिकल ग्राउंड को बुनियाद बनाकर दलाइल नहीं दूंगा। आप अंदाज़ा करें, इमरान खान की फैमिली कह रही है कि मेडिकल बुनियादों पे इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए, ये किया जाए, लेकिन इमरान खान मेडिकल बुनियाद पे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना इलाज जेल के अंदर रहते हुए करवा रहे हैं। उनकी आंख के साथ जो भी खेल खेला गया, उनकी फैमिली को भी नहीं मिलवाया जाता, डॉक्टरों को भी नहीं मिलवाया जाता। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि क्या किया गया, लेकिन कुछ तो ऐसा किया गया जिससे उनकी एक बिनाई मुतासिर हो गई, एक आंख ज़ाया हो गई। तो इस पे जो है वो इमरान खान साहब अभी तक, इस स्टेटमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो शख्स कितना असाबी तौर पे मजबूत है और उसने जो कहा वो उसके ऊपर पहरा दे रहा है कि नहीं, मुझे कोई नवाज शरीफ नहीं बनना, जरदारी नहीं बनना। देखें, जो नून लीगी वुज़रा है वो रोज़ाना की बुनियाद पर TV पर आकर कहते हैं कि एक लिख कर तो दे दें कि हम अस्पताल जाना चाहते हैं, और भाई लिख कर तो दे दें कि हम बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं, एक कागज़ तो दे दें लिख कर
वो लिख कर नहीं देते। इन्हें एक कागज़ चाहिए ऐसे दिखाने के लिए कि ये देखें जनाब बीमारी का बहाना, ये देखें जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जाना चाहते हैं बनी गाला, ये देखें जनाब इमरान खान जाना चाहते हैं जनाब अस्पताल। क्योंकि इमरान खान एक फिट आदमी है, उसने बाद में एक्सरसाइजेज करनी है, और वो अभी भी डॉक्टर्स ने बताया कि वो बहुत फिट थे इमरान खान साहब जब आए अस्पताल में। सिर्फ उनकी आंख का एक इशू है बड़ा सीरियस, लेकिन फिजिकली तो वो बहुत फिट है। तो बाद में उनको दिखाकर ये कहेंगे देखो जी बीमारी का बहाना बनाया इमरान खान ने, तो इमरान खान उन्हें कोई ऐसा कागज़ देना नहीं चाहते और ना वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाए नाजरीन बैनुल-अक़वामी मामलात की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बयान दिया है कि वो ईरान के साथ बात करना चाहते हैं। बयान एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं ये मुमकिन है कि मैं ईरान से बात कर लूँ। डोनाल्ड ट्रंप यानी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट होता है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूँ, मेरी ईरान से बात करवाई जाए, मैं जंग बंद करना चाहता हूँ। अगले दिन स्टेटमेंट होता है नहीं ईरान ने बहुत देर कर दी है। फिर एक दिन स्टेटमेंट होता है कि जनाब हमें जहाज़ डबोने का मज़ा आ रहा है, हम बहरी जहाज़ों को समंदर के अंदर डबो रहे हैं, बड़ा फ़न हो रहा है इसमें। अगले दिन होता है नहीं नहीं हमें हर हाल में जो है वो मामला जो है वो हल की तरफ लेकर जाना, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये हो क्या रहा है? देखिए इसराइल से भी ऐसी आवाज़ें आ रही। मसला ये है कि अमेरिका और इसराइल थकने लगे हैं। उन्होंने खुद को एक ऐसी लड़ाई में फंसा दिया है जिसका उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अमरीकी थिंक टैंक्स ये बता रहे हैं कि अमेरिकन अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए कि ईरान कितनी जल्दी ढेर हो जाएगा, बल्कि ईरान ने हैरान कुन हद तक रेजिलियंस शो कर दी है और अब सूरत हाल ईरान के कंट्रोल में है। इन्होंने लड़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अब ये कंबल को छोड़ते हैं और कंबल इन्हें नहीं छोड़ता। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और दूसरी जानिब जो इराकची हैं वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका के साथ हम बातचीत करें। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है। हमारे साथ अमेरिका की बातचीत जारी थी, हमसे वादा किया गया कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, मगर इसके बावजूद हमला कर दिया गया, तो अमेरिका काबिल भरोसा रहा नहीं। देखिए होनी तो बातचीत है और बातचीत के जरिए मसले का हल निकलेगा एंड में। तो वो बातचीत कौन करेगा? अब ईरान अमेरिका के साथ तो बातचीत करता नहीं, यानी अमेरिका ने अपनी वो वक़्त और हैसियत खो दी है जो उसकी थी। अब अमेरिका बात किससे करेगा? रशिया से, चाइना से, तुर्की से, पाकिस्तान से बात कर सकता है। पाकिस्तान अमरीकी नुमाइंदे के तौर पे ईरान से बातचीत कर सकता है। वो कैसे? शहबाज शरीफ साहब को एक दिन पहले इजाज़त दी गई और उन्होंने सबसे पहले जो है वो नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। नए सुप्रीम लीडर के बारे में इत्तलात हैं कि वो ज़ख्मी हैं, लेकिन वो महफूज हैं और कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये इत्तलात ईरान में से आ रही हैं कि वो ज़ख्मी हैं। अब शहबाज शरीफ ने पहले नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी और फिर ईरानी सदर से आज बात भी की है। ईरानी सदर से शहबाज शरीफ ने जो बात की वो ज़्यादा डिटेल में तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। आलमी बरादरी जंग के ज़िम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन ख़तरात हो सकते हैं। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो ये जनाब बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने क्या कहा ये हमारे सामने नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ ने यही कहा होगा कि सऊदी अरब हमारी मजबूरी है, हमारा उनके साथ मुआहदा है, तो आप सऊदी अरब को ना मारें, आप उनके साथ ना लड़ें। पाकिस्तान बड़ी अजीब सिचुएशन में फंस गया, उनके ऊपर सऊदी अरब का भी दबाव है, ईरान से ना लड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर से भी दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अब एक हुक्मनामा ऐसा लगता है कि आ गया है कि अब ये राब्ते कर रहे हैं ईरानी क़यादत से, ताकि कल को अमेरिकन बिहाफ के ऊपर ये ईरान के साथ मुज़ाकरात या बातचीत कर सकें। वो अपने कुछ गुड कॉप भी रखते हैं, बैड कॉप गुड कॉप खेलते हैं ना, तो वो यही तरीका है कि पाकिस्तान एक ऐसा वफ़ादार मुल्क है, या पाकिस्तानी जो सियासी क़यादत है या फ़ौजी क़यादत है वो इतनी अच्छी वफ़ादार है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर ये ईरान के साथ राब्ते में रहेंगे तो हमारा एक रास्ता खुला रहेगा। बहरहाल इराकची ने तो मना कर दिया कि मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। नाज़रीन इसराइल की अब हालत मैं आपको बताता हूँ। इसराइल की हालत ये है, आपको इस ट्वीट में नज़र आ जाएगी। पहली मरतबा इसराइली फ़ॉरेन मिनिस्ट्री इन्होंने एक ट्वीट किया है और इसमें ये लिखते हैं द इरानियन regime is firing cluster bombs at Israeli civilians. Their deliberate and repeated use against civilians shows that the Iranian terror regime is seeking to maximize civilian deaths and harm. वो कहते हैं जनाब कि ईरान हमारे ऊपर जो है ना वो मार रहा है क्लस्टर बम, और ये इसराइल के सिविलियन को मारा जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। और ये शो करता है कि ईरान ज़्यादातर जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाना चाहता है, ये इसराइल कह रहा है। साथ उसने बताया कि ये तस्वीर लगा के क्लस्टर बम होता क्या है,
कि जनाब वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, वो किस तरीके से उसके अंदर से बम निकलते हैं, वॉर हेड कैसे निकलते हैं, फिर कैसे वो मल्टीपल बमों में तब्दील हो जाता है और किस तरीके से वो तबाही फैलाता है। ये 3 मरहलों में उन्होंने बताया, एक बाकायदा पूरा पोस्टर भी जारी किया है। देखिए, इसराइल के मुंह से ना सिविलियन का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। इसराइल ये वर्ड बोल ही नहीं सकता। इसराइल ने अपने सिविलियंस को महफूज रखने के लिए ज़ेर ज़मीन बंकर्स भी बनाए, सब किया। देखिए, सिविलियन का नुकसान दुनिया में कहीं भी हो, मैं मजम्मत कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, दुनिया के वो ममालिक कर सकते हैं जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। वो लोग कर सकते हैं जो सिविलियंस के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन इसराइल कभी भी सिविलियंस के लिए आवाज़ उठाने का हक नहीं रखता। वो अपना ये हक खो बैठा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इखलाकी जवाब ही नहीं है। 20,000 बच्चे उन्होंने हाल ही में शहीद किए हैं गाज़ा में। सिर्फ गाज़ा में 20,000 मासूम बच्चे उन्होंने शहीद किए हैं, जिनमें दूध पीते बच्चे भी शामिल थे। उनकी तस्वीर आप रोज़ की बुनियाद पर देखते रहें, रोज़ाना की बुनियाद पे। 33,000 ख़वातीन उन्होंने शहीद की हैं गाज़ा में, यानी 53,000 सिर्फ ख़वातीन और बच्चे हैं जिन्हें इसराइल ने गाज़ा में शहीद किया है। इतनी बड़ी तादाद है। वो कैसे कह सकते हैं कि सिविलियन का नुकसान ईरान कर रहा है? उनका बनता नहीं है, वो ये बात कर नहीं सकते। और अब ये हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया से, क्योंकि हालात उन्हें आइडिया हो गया है कि उनके कंट्रोल में वैसे नहीं है जैसे उन्हें लगता था कि उनके कंट्रोल में रहेंगे। नाज़रीन, यूरोप तकसीम हो रहा है, ये भी अमेरिका पे एक दबाव की वजह है। यानी इटली ने भी मजम्मत की है, स्पेन भी खिलाफ खड़ा हो गया। स्पेन ने तो अपना जो सफ़ीर है उसको इसराइल से वापस बुला लिया मुस्तकिल तौर पे कि जनाब वापस आ जाए, वहाँ पे सफ़ीर नहीं चाहिए इसराइल के अंदर। फ्रांस जो है वो भी थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं चारों, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, ये कंट्रीज़, और बेल्जियम और आयरलैंड, ये भी इसी तरफ खड़े हुए हैं। सिर्फ जर्मनी जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसका इबाहम बाकी। यूरोप बहुत तकसीम हो गया इस मामले पे कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो अटैक किया ये दुरुस्त है या गलत है। तो अमेरिका अपने पुराने इत्तेहादी खो रहा है और ये एक प्रॉब्लम है, और ये अमेरिका को आने वाले दिनों में मज़ीद फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वहाँ ले गया कि एक दलदल में अमेरिका फंस गया है और उससे निकालने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। अमेरिका में हुकूमत तब्दील होगी तो चीज़ें अमेरिका के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना नहीं। देखें ना, अमेरिका अपनी मिथी खो गया। आपने हुर्मुज़ क्या है? एक पट्टी है ना पानी की, एक ऐसी जगह है जहाँ पे समंदर का पानी इंतहाई नैरो हो जाता है। ये एक गुजरगाह है जहाँ से दुनिया भर के बहरी जहाज़ गुजरते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर जाते हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। मैं आपने हुर्मत पे खुद ज़ाती तौर पे खड़ा रहा, मैंने वहाँ खड़े होकर ईरान की रोशनियाँ देखी हैं। इतना करीब है, बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, 20 मील लगता है ये थोड़ा सा। तो इसमें जो है वो ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब अमेरिका सुपर पावर कहलाने के बावजूद अपने सारे इत्तेहादियों को लेकर ये आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलवा पा रहा। चाइना वहाँ से अभी तक लेकर चला गया ईरान से 11 मिलियन बैरल तेल, और आबनाए हुर्मुज़ बाकी दुनिया के लिए बंद है। अभी इतला आ रही है कि बांग्लादेश ने दरख्वास्त की है, तो बांग्लादेश के लिए आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया है ईरान ने कि आप यहाँ से अपने जहाज़ ले जा सकते हैं। तो रशिया, चाइना, बांग्लादेश, जिनको वो चाहते हैं उनको वो अलाउ करते हैं, और जिनको वो नहीं चाहते उनको वो अलाउ नहीं करते। ये ईरान का मुकम्मल कंट्रोल और बालादस्ती है आबनाए हुर्मुज़ पे। अब यहाँ पे ईरान एक अकेला मुल्क है, बाकी 7-8 मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनमें इसराइल है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये सारे, उर्दन है, ये सारे ममालिक जो हैं ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये सारे मिलकर अमेरिका और इसराइल के साथ भी ये आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलवा पा रहे, और अमेरिकन बहरी जहाज़ इस तरफ आ भी नहीं रहे। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक अमेरिका के लिए डैमेज है, एक बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ा है कि वो सुपर पावर हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब चीनी जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, उनको छेड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं कर सकता, और चाइनीज़ बहुत ताकतवर हैं। ना अमेरिका उनको छेड़ने की ज़रूरत करता है, ना कोई अरब मुल्क उनको छेड़ने की ज़रूरत, कोई छेड़ते ही नहीं। इसराइल भी इस पंगे में नहीं आता। तो अमरीकी जहाज़ इस तरफ आ ही नहीं रहे। उन्हें आइडिया कि हम इस तरफ आएंगे, ये हमें बम मारेंगे, हमें ड्रोन मारेंगे, हमें मिसाइल मारेंगे। तो एतमाद ख़त्म हो रहा है अमेरिका के ऊपर आलमी सतह पे कि अमेरिका की वो बालादस्ती रही नहीं, वो चौधराहट रही नहीं जो किसी दौर में होती थी। अब 10 दिन की इस लड़ाई में अमेरिका का पैसा भी बहुत तेज़ी से खर्च हुआ है।
मैंने आपको बताया था कि शुरू के 48 घंटों में अमेरिका ने $5 अरब से ज़्यादा फूंक दिया था। इतना हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। और अब 10 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने $11 अरब ज़ाया कर दिए इस लड़ाई में। बम मार मार के हथियार इस्तेमाल कर करके 11 अरब अमरीकी डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये जनाब अमेरिका ने ज़ाया कर दिए। इसके अलावा जो और कुछ ज़ाया हुआ वो खलीजी ममालिक के पैसे अलग ज़ाया हो रहे हैं। इसराइल का अलग माली नुकसान हो रहा है, कारोबार का अलग नुकसान हो रहा है, तेल की तरसील बंद है और वो लगातार नुकसान में जा रहा है। फिर इसराइल के अंदर और खलीजी ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है और जो अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, वो नुकसान अलग है। यानी ये इतने अरबों डॉलर हैं कि इतनी छोटी सी लड़ाई में एक कमर तोड़ के रख दी है ईरान ने इन सब की, अपने मुखालिफिन की खास तौर पे। इसमें अमेरिका की मिथ टूट गई है। इसराइल के अंदर जो नुकसान हुआ, ईरान ने यह भी कहा अगर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे तो हम भी करेंगे। यानी ईरानी बैंक के ऊपर जब हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, तो उसके बाद ईरान ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अमरीकी बैंकों से और दफातर से शहरी अपने आप को अब दूर रखें, क्योंकि अब हम अमरीकी बैंकों और उनके दफातर को निशाना बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक के ऊपर अटैक किया है। और तमाम शहरियों से गुजारिश है कि वो इन बैंकों से 1 किलोमीटर दूर रहें, ये ईरान कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान हर वो चीज़ जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है इस रीजन में, वो बदले के तौर पे तबाह कर रहा है। अब ईरान के पास तो उतना वसाइल नहीं है, ना वो इतना तरक्की याफ्ता है कि आप उसका बहुत ज़्यादा नुकसान करें, लेकिन जो नुकसान ईरान बदले में कर रहा है वो बड़ा खौफनाक है। ईरान के साथ जंग में सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक कम से कम 17 अमरीकी मुकामात को नुकसान पहुंचाया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बाकायदा तस्वीर के साथ, सैटेलाइट तस्वीर के साथ, सबूतों के साथ ये खबर छापी गई है। और एक तज्जिए के मुताबिक जो तस्दीक शुदा सैटेलाइट तस्वीर हैं उसके ऊपर मबनी ये तज्जिया है, वो ये बताता है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद मशरिक़ वस्ता में अमरीका के कम से कम 17 अड्डे, यानी फौजी अड्डे और सफारती और फ़िज़ाई दिफाई मकामात को नुकसान पहुंचाया गया है ईरान की जानिब से। अब ये वो चीज़ें हैं जो अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब हो रही हैं, क्या करें। नाज़रीन, एक चीज़ और, अमेरिका का फौजी नुकसान कितना हुआ है इसके ऊपर ना इबहाम है। ईरान कहता है जी बहुत बड़ी तादाद में फौजी नुकसान हो गया, वो सैकड़ों की तादाद बताता है, लेकिन अमेरिका पहले बहुत कम तादाद बता रहा था। अमेरिका कह रहा था जी 7 फौजी हलाक हुए हैं, 8 फौजी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, एक फहरिस्त जारी हुई है जिसमें बताया गया कि अमेरिका के 150 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब अगर ज़ख्मियों की तादाद इतनी ज़्यादा बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कुछ की हालत क्रिटिकल है, यानी वो ख़तरे में है, तो अगर ये इतनी बड़ी तादाद बताई जा रही है तो फिर जो फौजी अमेरिका के मारे गए हैं उनकी तादाद भी दुरुस्त नहीं बताई जा रही। पहले छुपाई जा रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने अगली लड़ाई का इंदिया भी दे दिया है कि अगली लड़ाई हमने किसके साथ लड़नी है। उन्होंने कहा जी अगर उर्दगान इसी रास्ते पर चलते रहे तो ईरान से निपटने के बाद हमें तुर्की से भी लड़ना पड़ सकता है। और वजह क्या बता रहे हैं वो, कि शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम किया जा रहा है, कि शिया और सुन्नी के बीच में जो एक डिवाइड थी, जो एक तकसीम थी, तुर्की उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी तुर्की के सदर ने बयान भी दिया था कि भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और हमें फसाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात तुर्की के सदर उर्दगान ने भी की और कतर के साबिक अमीर ने भी की, वज़ीर आज़म साबिक जो है उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जनाब कि ये हमें लड़ाएंगे और बाद में हमें असला बेचेंगे, अपना महंगा असला बेचेंगे, लिहाजा हमें आपस में नहीं लड़ना। वो ये कहते हैं कि अगर उर्दगान शिया और सुन्नी के इत्तेहाद समेत कोई भी इस्लामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसे दहशतगर्दी और इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा समझेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपने इत्तेहादियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े एटमी खतरे को ख़त्म करने के लिए खड़े हैं, लेकिन नई दहशतगर्दी या नए महाज या शिया सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में कोई भी नया खतरा खुद पर नहीं आने देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल फैसला कुन कार्रवाई करेगा। अब सिर्फ मेरी एक बात आप लोग सारे गौर से सुन लें, इस स्टेटमेंट के बाद सारे गौर से सुन लें। जिन लोगों के दिमागों में बचपन से डाला गया ना, शिया ये तो सुन्नी ये तो वहाबी ये तो देवबंदी ये, देखें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, वो बता रहे हैं कि इसराइल है। वो खुद बता रहा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, इनमें लड़ाई लगी रहनी चाहिए, इनमें नफरत का बीज जो बोया गया है उसको पनपना चाहिए। वो शिया और सुन्नी फसाद का फ़ायदा उठाते हैं। और अब ये बात हर शिया को और हर सुन्नी को समझनी चाहिए कि लड़ने का क्या फ़ायदा है। आपस में इत्तेहाद, भाईचारा होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा जो है वो किसी के भी हक में नहीं है। दुनिया में कहीं लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये शिया सुन्नी फसाद, इसके पीछे इसराइल जो है वो इसको किस एंगल से देखता है ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।